वो हमेशा यही सोचता है, जोखिम मत उठाओ, सुरक्षित रहो। और असली प्रॉब्लम यही है कि पैसे की समझ ना होने के कारण लोग खतरों का सामना करते हैं। उनके सेफ रहने के पीछे की इच्छा, यानी हमें कुछ ना हो, उसके पीछे का असल कारण यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है। उनकी जो बैलेंस शीट होती है उसमें खर्चे ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है। या यूं कहें कि उनकी संपत्ति वाला यानी एसेट वाला कॉलम खाली रहता है तो कोई गलत बात नहीं होगी। और जब सचमुच जिंदगी में वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मौका आता है ना, तो ये लोग उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए। अगर पैसे की समझ आपको है तो आप थोड़ा थोड़ा निवेश करके बूंद बूंद से सागर भर के अमीर हो सकते हैं। आप सूझबूझ के साथ सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करके अपने 5,000 रुपए को 10 लाख रुपयों में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम सोच की है। ये जो गरीब वर्ग या मिडिल क्लास जो वर्ग है, वो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ही जोखिम भरा मानता है। पर वो ये नहीं जानता कि प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम उनकी सोच में है, उनकी नासमझी में है। वो ये नहीं जानते कि पैसा कहां लगाना है। वो हमेशा अपने पैसों की जिम्मेदारी दूसरों पर लाद देते हैं और उसके लिए खर्च भी करते हैं। तो अगर आप भी दूसरों की तरह सोचते हैं, घर को एक एसेट समझते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, सेफ रहना चाहते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि आप किसी के लिए काम करते हैं। सैलरी पर काम करने वाले बहुत ज्यादा लोग मालिक को या फिर अपने शेयर होल्डर्स को अमीर बना रहे होते हैं। एक्चुअली वो उनके लिए काम कर रहे होते हैं। आपकी कोशिशें, मेहनत और सफलता से दरअसल आप नहीं सफल होते, आपका मालिक सफल होता है और उसे उसके रिटायरमेंट के लिए मदद मिल रही होती है। अच्छा, दूसरा, आप सरकार के लिए काम करते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब आप काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो उसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को जाता है। तीसरा, अगर आपके पास घर है जिसे आप अपना एसेट मानते हैं, जो कि दरअसल एक लायबिलिटी है, तो आप बैंक्स के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन घरों के ऊपर लोन ले रखा है और वो लोन चुकाने के लिए, क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। तो अगर आप सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाएं, तो समस्या यह है कि तीनों ही मामलों में आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फायदा आपको नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा। तो आपको यह सीखना पड़ेगा कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को फायदा हो। मान लीजिए कि अगर आप ये फैसला कर भी लेते हैं कि आप सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे, पर पैसों की समझ न होने के कारण, उसे मैनेज करने की समझ न होने के कारण आपको ये नहीं पता होता कि आपके लक्ष्य को किस तरह से निर्धारित किया जाए। अक्सर लोग अपने प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी सैलरी के सहारे ही अपनी संपत्ति को, अपने एसेट्स को खड़ा करना चाहते हैं। पर जब उनकी संपत्ति बढ़ती है तो वो किस तरह अपनी सफलता का आकलन करते हैं, कब कोई दूसरा आदमी ये महसूस करता है कि वो अमीर है, कि उसके पास दौलत है, और संपत्ति और दायित्व के बीच का बैलेंस कैसा है, ये सब बातें भी समझना उतना ही जरूरी है। तो फिर सवाल वही है कि अमीर कैसे बना जाए। अमीर बनने के लिए आपकी संपत्ति, आपकी सफलता, आपके आसपास का माहौल, आपकी दौलत, इन सब के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में सोचना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने दिमाग को हमेशा खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जिंदगी भर का सब्जेक्ट है। आपको ये सब्जेक्ट जिंदगी भर पढ़ना है, सीखना है और अमीरी की राह पर आगे बढ़ते जाना है। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे। मुश्किल के दौर में, गरीबी के दौर में अपने आप को कैसे संभाला जाए, अपने आप को कैसे गरीबी से उबारा जाए, इस बात को समझाने के लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन कर्ज लेने के लिए, क्योंकि उनकी माली हालत खराब हो गई थी, तो उन्होंने अपने नए गोल्फ क्लब, आर्ट कलेक्शन, किताबें, स्टीरियो, टेलीविजन, उनके महंगे कपड़े, घड़ियां, जूते और बहुत सारे ऐसी चीजें लोन वाले पेपर में जो संपत्ति वाला कॉलम होता है उसमें लिख दिया, एसेट्स में लिख दिया और भेज दिया। उन्हें लगा कि मेरे पास इतनी चीजें हैं तो लोन अप्रूव हो जाएगा, पर उनका लोन का जो पेपर था, एप्लीकेशन पेपर, वो रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट फिजूल था। लोन कमेटी को वो बात एकदम भी समझ नहीं आई।
वो ये जानना चाहते थे कि उनके पास एक नॉर्मल सी नौकरी क्यों नहीं है जिसमें वेतन मिलता है। उन्होंने उनके महंगे कपड़े और महंगे जो खेल का सामान था उनके बारे में कोई सवाल नहीं किया। जिंदगी में कई बार ऐसी कठिनाइयां आती हैं जब आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल में फिट नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें बड़ा ही अचंभा होता है जब वो किसी को ये कहते हुए सुनते हैं कि उसकी नेटवर्थ करोड़ों रुपए है, लाखों रुपए है, क्योंकि नेटवर्थ के सटीक ना होने का एक खास कारण है। वो ये कि जिस पल आप अपनी संपत्तियों को, एसेट्स को बेचना शुरू करते हैं ना, उनका प्राइस, उनका रेट, उनका दाम बहुत कम हो चुका होता है। ऊपर से उन पर आपको टैक्स भी चुकाना पड़ता है और इतनी सारी चीजें आपको पैसे के संकट में डाल देती हैं, गरीबी में फंसा देती हैं। पैसा इकट्ठा करने के लिए वो अपनी प्रॉपर्टीज बेचते हैं, एसेट्स बेचते हैं। पहले तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज बेचते हैं जो कि सच कहें तो बहुत ही कम बिकती हैं, और अगर बिकती भी हैं तो उस पर टैक्स होता है। तो इस तरह से एक बार फिर से सरकार फायदे में से अपना हिस्सा ले लेती है, बैंक अपना हिस्सा ले लेता है, और जो काम कर रहा होता है वो कर्ज में डूब जाता है। तो सीख यही है कि इन सारी चीजों में फंसने के बजाय अपने काम से काम रखिए। जो कर रहे हैं वो करते चलिए, कुछ भी छोड़िए नहीं, पर हाँ, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके, थोड़ी एक्स्ट्रा समझदारी से, फाइनेंशियल लिटरेसी से पैसों को यूज करने का, पैसों को इन्वेस्ट करने का हुनर सीखिए। थोड़ा थोड़ा करके एसेट्स बनाते जाइए, पर हाँ, ऐसी चीजों को खरीदने से बचिए जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाती है, क्योंकि ये चीजें कभी भी एसेट्स नहीं हो सकती। गरीबी से बचने का एक दूसरा तरीका यह है कि अपने खर्च कम कर लें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और घटा लें और मेहनत ज्यादा करना शुरू कर दें जिससे इनकम ज्यादा हो। अब बहुत सारे लोगों को इस बात में कंफ्यूजन हो सकती है कि सही जगह निवेश करने का क्या मतलब है, सही इन्वेस्टमेंट क्या है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि ऐसा काम करें जिसमें आपकी मौजूदगी की जरूरत ना हो। स्टॉक्स, बॉन्ड खरीदें, म्यूचुअल फंड खरीदें, आमदनी देने वाले रियल एस्टेट में खर्च करें, अपने आप को ग्रूम करने में पैसे खर्च करें, एजुकेशन में जैसे कि म्यूजिक, लिखना, पेटेंट, स्पोर्ट्स और ऐसी हर चीज जो कीमती है, जिसे खरीदने के बाद आपको पैसे मिलते हैं, ना कि आपको उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं, उस हर चीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, आप जहां भी इन्वेस्ट करते हैं हमेशा ध्यान रखें कि उस इन्वेस्टमेंट से आपको प्यार हो। जैसे कि रॉबर्ट टी कियोसाकी को इमारतों से और जमीन से प्यार था, तो उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में किया। जब पैसे खर्च ही नहीं करने हैं तो फिर कमाएं क्यों, और ऐसी अमीरी का क्या फायदा? ये सवाल हम सभी के मन में आ सकता है। इस बात पर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि ये सिर्फ सोच का अंतर है। जो अमीर आदमी होता है वो भी ये चीजें खरीदता है, वो विलासिता की चीजें खरीदता है, लेकिन सबसे बाद में। पहले वो ये देखता है कि क्या करने से उसे फायदा हो सकता है और किस चीज की उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। वही उल्टा जो मिडिल क्लास आदमी है या गरीब आदमी है, वो थोड़ा सा पैसा आने पर भी सबसे पहले वो अपने शौक पूरे करता है। घर, हीरे, ज्वेलरी, गाड़ियां, कुछ भी खरीद लेता है। अमीर आदमियों के पास भी ये सब होता है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि वो उधार के दलदल में नहीं फंसते। वो लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, जो लंबे समय से अमीर हैं, वो अपनी अर्निंग वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं, उसे सिक्योर करते हैं। उसके बाद उनके एसेट्स वाले कॉलम से जो आमदनी होती है, जो इनकम होती है, उससे वो अपनी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, एंजॉय करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास आदमी अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर ये चीजें खरीदता है, लोन लेता है। सच्ची लग्जरी असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का प्रोत्साहन देती है, उसे बढ़ावा देती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी इस बात को एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जब उनकी वाइफ और उनके पास उनके अपार्टमेंट से अतिरिक्त पैसा आने लगा, रेंट या कुछ भी, तब वो बाजार गए और उन्होंने अपने लिए एक महंगी गाड़ी खरीदी। इसमें जरा सी भी मेहनत नहीं लगी या जोखिम नहीं था, क्योंकि वो पैसा उन्होंने अपनी सेविंग्स से नहीं बल्कि अपार्टमेंट हाउस के इनकम से खरीदा था। पर इसके लिए उन्होंने 4 साल तक इंतजार किया, पेशेंस के साथ थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते रहे, और जब रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बढ़ा तो आखिरकार वो उन्हें इतना पैसा दे गया कि एक महंगी कार खरीदी जा सके।
ज्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर